नमस्कार। आज हमारे साथ मिस्टर आलोक सिंह मौजूद है, जो बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स जो कि बीओआई म्यूचुअल फंड के सीआईओ है। और सर, आपका मैं स्वागत करता हूं। और पहला सवाल आपके लिए ये है कि फंड मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में आपने आने का कैसा सोचा? धन्यवाद मुझे यहाँ निमंत्रित करने के लिए। फंड मैनेजमेंट में मतलब जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं आज के एक्सिस बैंक, उस टाइम पे यूटीआई बैंक होता था, उसमें ट्रेजरी का पार्ट था। वहाँ पे मैं फिक्स इनकम ट्रेडिंग से स्टार्ट किया मैंने। उसके बाद जो ये फंड बिजनेस है वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ, और जैसे एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी जुड़ती चली जाती है। तो मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरीके से कि मैं इस तरह पहुंचूंगा। एक्सिस बैंक में स्टार्ट किया क्योंकि वो सबसे पहली वही अपॉर्चुनिटी थी, और उसके बाद जैसे जैसे मैं आगे चलता गया कड़ियाँ जुड़ती गई, और धीरे धीरे मैं इधर पहुंचा। तो ऐसा मैंने कोई स्ट्रक्चर्ड वे में कि मुझे फंड मैनेजमेंट ही करना है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। बट धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुँच गए करते करते। आज के मार्केट के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक बाजू इंटरेस्ट रेट बढ़ने की डर है, दूसरे बाजू इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, हाँ जी। और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन का भी टेंशन है। तो एक फंड मैनेजर के दृष्टि से आप ये आज के बाज़ार की तरफ किस तरह देखते हो? देखिए, आपका अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो एक बात वो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि बाज़ार में चुनौतियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है, और उनका जो दायरा है और उनका जो इम्पैक्ट है वो हर एक किसी का अलग अलग होता है। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है, या तो आज के समय में जैसे जो हमारा मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन बनी हुई है उसकी वजह से, और जो दूसरी जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उसकी वजह से जो बिज़नेस है वो इम्पैक्ट होता है, और उसका असर अर्थव्यवस्था पे और बाज़ार पर दोनों पर ही पड़ता है। और उसको, उन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, या फिर आरबीआई जैसा जो संस्था है, वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते रहते हैं इन चीज़ों के प्रभाव को कम करने के लिए, या उसमें एक पॉजिटिव चीज़ जोड़ने के लिए। अब क्योंकि जियोपॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है आज के समय में, और उसकी वजह से जो ग्लोबल ट्रेड कॉमर्स है वो काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है उस पर, और उसकी वजह से इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा है, और आगे चल के वो और बड़ा हो सकता है, राइट। उसको काउंटर करने के लिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करना एक पॉलिसी स्टांस होता है, क्योंकि उसकी वजह से डिमांड पे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, और इस वजह से इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम होता है। लेकिन सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करना होता है, इनका इकोनॉमी में ग्रोथ का भी संतुलन बनाना होता है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में। तो जैसे आज ही आरबीआई की पॉलिसी हुई है सुबह, तो आरबीआई ने पॉलिसी रेट चेंज नहीं किया है, और उनका तर्क यही है कि इन्फ्लेशन का रिस्क है, लेकिन हम थोड़ा सा और वेट करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि इसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है। क्योंकि अगर हम जल्दी इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो उसका ग्रोथ और डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि ज़्यादा नेगेटिव है। तो उसकी वजह से जो थोड़ा सा जो माहौल बन रहा था कि आरबीआई अभी तुरंत करेगा, आई थिंक वो थोड़ा सा प्रेशर ईज़ ऑफ हुआ है, और उसकी वजह से बाज़ार में थोड़ा सा उत्साह आना चाहिए।
दूसरा, जियोपॉलिटिक्स या कोई भी सिचुएशन हो, बाजार बहुत दिन तक एक चीज़ को लेके नहीं बैठता है। वो उस चीज़ का जो भी इम्पैक्ट होता है प्राइस में या जो भी भाव ऊपर नीचे करके, वो उस चीज़ को डाइसेक्ट करके और आगे बढ़ता है, राइट। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस है ये काफ़ी दिन से चल रहा है, तो धीरे धीरे जो बाज़ार के डिफरेंट चीज़ों के जो भाव हैं उनमें वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगी हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि काफ़ी हद तक जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी बाज़ार जो है अपने भाव में डिस्काउंट कर चुका है। अगर यहाँ से चीज़ें सुधरती हैं तो बाज़ार को एक पॉजिटिव दिशा मिलनी चाहिए। कौन से सेक्टर में आपने आपके फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है और किस में कम की है? जैसा कि बैंकिंग, ऑटोमोटिव, फार्मा, कंजम्पशन, ये जो डिफेंसिव सेक्टर है, हाँ जी। जिसको साइक्लिकल भी बोला जाता है, तो साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल आपको कौन से सेक्टर अच्छे लगते हैं? तो हमने अभी हाल फिलहाल में तो अपना कुछ ऐसा वेट्स और जो हमारे पोर्टफोलियो का एलोकेशंस हैं वो कुछ ऐसा चेंज नहीं किया है, लेकिन कुछ समय से जो हमारा पोर्टफोलियो है उनका थोड़ा सा रुझान उनकी तरफ था जो इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज करने वाली चीज़ें होती हैं। तो उसमें मटेरियल्स स्पेस जो होता है वो इन्फ्लेशन को अच्छे से हैंडल कर पाता है, क्योंकि वहाँ पर मतलब जैसे अगर आप कोई मटेरियल माइनिंग कर रहे हो, तो अगर आपको उस चीज़ का प्रॉपर मेहनताना नहीं मिलेगा तो आप नहीं निकालोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपका जो भी जैसे आयरन और माइनिंग कर रहे थे, तो अगर वो आप नहीं करोगे तो कल भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि मैं निकालूंगा और लॉस में बेचूंगा, आप नहीं निकालोगे, राइट। तो उस तरीके से ऐसे सब जो चीज़ें होती हैं वो जो है इन्फ्लेशन को अच्छे से हैंडल कर पाती हैं। तो हमारा सारे पोर्टफोलियोज़ में इसका थोड़ा सा ज़्यादा वेट था। दूसरा, हम देख रहे थे कि हालांकि बाहर काफ़ी जियोपॉलिटिक्स की वजह से इम्पैक्ट है, लेकिन जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं टिकी हुई थी, राइट। और उसमें जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा डेटा, जो मंथली डेटा आता है वाहन पोर्टल पे, वो दिखाता है कि ऑटो डिमांड अभी भी काफ़ी होल्ड कर रही है। तो ऑटो सेक्टर में हमारा पॉजिटिव स्टांस है। और फार्मा में भी हमारा पॉजिटिव स्टांस है, क्योंकि फार्मा एक असेंशियल चीज़ है। तो जो ये सब जियोपॉलिटिक्स या आपका जो सप्लाई, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड डिसरप्शंस होते हैं, उनका उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर आपको दवाई चाहिए और अगर आप नॉर्मली पानी के जहाज़ से भेजते थे, बट अब ज़रूरत है तो आप उसको हवाई एयरप्लेन जहाज से भी भेजेंगे। से भी भेजोगे, क्योंकि वो असेंशियल है। तो उसका इन सब चीज़ों पे कम असर पड़ता है, तो उस पे भी हमारा एक पॉजिटिव स्टांस है। दूसरा, पावर पे हमारा है पॉजिटिव स्टांस, बिकॉज जिस हिसाब से पावर की डिमांड बढ़ रही है, मतलब घरेलू स्तर पर भी और आपके जो इंडस्ट्रियल हैं उन वहाँ पर भी, प्लस जो आपका ये सब डेटा सेंटर्स वगैरह, इसकी वजह से पावर डिमांड खाली इंडिया में नहीं पूरे विश्व में बढ़ रही है। तो उसकी वजह से जो वो पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें जो बिजली बना रहा है, जो बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स बना रहा है, क्योंकि उसमें जो लगता है, आई थिंक वो पूरा इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिमांड फेस कर रहा है। तो उसकी वजह से उनके सबके जो फैक्ट्री में यूटिलाइजेशन लेवल हैं या फिर उनके मार्जिन्स हैं, वो सारे काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहे हैं। तो वो एक पॉजिटिव हमारे साथ हम उसमें चल रहे हैं। नेगेटिव साइड पे हम लोग आईटी में कंटिन्यूड अंडरवेट है हमारा।
ऑयल एंड गैस में हमारा अंडरवेट है। आईटी में क्योंकि जो थोड़ा सा एआई को लेके अनसर्टेनिटी है उसके बाद उसकी वजह से। ऑयल एंड गैस में क्योंकि जो आपका जियोपॉलिटिक ये मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो एनर्जी क्राइसिस है उसमें जो इंडियन ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं खास करके पब्लिक सेक्टर में, जो मोस्टली पब्लिक सेक्टर में ही हैं, वो एक नॉर्मल तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी कुछ उनको कंट्रोल कर रहा है, तो उसकी वजह से उनकी प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह पे काफ़ी इम्पैक्ट है। तो वो एक है जहाँ पे हम अंडरवेट हैं। बाकी बैंकिंग वगैरह में हमारा ऑलमोस्ट इक्वल वेट है। बट अगर हम बीएफएसआई देखें तो जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड बिजनेसेस हैं वहाँ पर हमारा थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है क्योंकि हमें लगता है कि जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ेगी वैसे ही लोगों के पास ज़्यादा पैसे कमाने के अवसर और पैसे होंगे, तो वो कहीं ना कहीं फिर फाइनेंशियल सेविंग की तरफ पैसे जाते हैं। तो उस वजह से ये पूरा काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो इस वजह से उधर थोड़ा सा हमारा पॉजिटिव स्टांस है। एज अ म्यूचुअल फंड एनालिस्ट जब भी मैं आपके सभी मतलब जो इंडिया ओपन एंडेड फंड ये जो है उसमें से जब भी मैं रिसर्च करता हूँ तो आपके दो फंड है जो प्रोमिनेंटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस काफ़ी दिनों से बता रहे हैं, काफ़ी सालों से बता रहे हैं। एक फ्लेक्सी कैप और दूसरा स्मॉल कैप। तो ये दोनों के बारे में जो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए जो फ्लेक्सी मतलब इसका सक्सेस का राज क्या है? देखिए सक्सेस का राज सबसे पहले तो जो आपका एक किसी देखिए फाइनेंशियल मार्केट में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर ना कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। हर एक तरीके से आप अपने आप को चल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंटली चीज़ों को करना पड़ता है। अगर आप बार बार अपनी लेन बदलोगे तो फिर आप ट्रैफिक में फंस जाते हो, राइट। तो उस चीज़ को अगर हम आगे अगर हम देखें जैसे हम करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो हमारा ध्यान है कि जो फंड है उस फंड में जो भी निवेशक है उसने कुछ सोच के पैसा डाला है कि मैं अगर इधर निवेश करूंगा तो मुझे इस तरह का आउटकम मिलेगा, राइट। तो उसमें रिस्क भी है और रिटर्न भी है, राइट, क्योंकि हर एक फंड का अलग रिस्क प्रोफाइल है और हर एक किसी का अलग रिटर्न प्रोफाइल है। तो जो फ्लेक्सी कैप है वो अगर आप देखें जैसा नाम सजेस्ट करता है कि वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उसका मतलब है कि वो कभी कितना लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, कभी कितना मिड कैप में करेगा, कभी कितना स्मॉल कैप में करेगा। वो फंड मैनेजर अपनी सूझबूझ के हिसाब से आगे पीछे उसको चेंज करता रहेगा और उसकी वजह से जो एक नॉर्मल रिटेल निवेशक है उसको ज़्यादा सरदर्दी लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि अरे अभी स्मॉल कैप ऐसा हो गया तो मेरे को चेंज करना है अब। तो हमने अभी फ़ंड को 6 साल के करीब हो गए हैं, 6 साल से ऊपर ही हो गए। तो हमने जब से ये फंड आया है तब से हमने ये चीज़ पे काफ़ी ध्यान किया है कि हम इसको जो नाम सजेस्ट करता है उसी के हिसाब से चलाएं। फ्लेक्सी कैप यानी कि सेबी ट्रू टू लेवल बोलते हैं, ट्रू टू लेवल जैसा सेबी बोलता है। और उसका आई थिंक हमें थोड़ा फ़ायदा मिला है क्योंकि हर एक चीज़ हर एक समय पे अच्छा नहीं करती है। तो अगर आप समय के हिसाब से अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों को चेंज करते हो तो वो उसमें हेल्प करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट में। और कहीं ना कहीं हमने उसका बेटर रिस्क मैनेजमेंट किया है तो उसका फ़ायदा हमको रिटर्न में भी दिखता है। दूसरा जो आपने बोला स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप फंड काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ हैं और नंबर ऑफ़ बिजनेसेस सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जो सेबी की डेफिनेशन है उसमें पहली 100 मार्केट कैप से लार्ज कैप हो जाता है, फिर उसके बाद के 150 जो है वो मिड कैप हो जाता है और आगे का सभी स्मॉल कैप है। और अगर हम मेन बोर्ड में ही देखें, अब हम एसएमई में नहीं करते बट एसएमई मेन बोर्ड में जो कंपनी है वो 5000 से ज़्यादा है।
तो यानी कि उतना बड़ा आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना रिसर्च करके अपनी समझ से अच्छी जिन जिन बिजनेसेस के अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, जिनमें ग्रोथ ज़्यादा है, जिनमें कंपटीशन से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है, ऐसे बिजनेसेस आप ढूंढ सकते हो और आप जो हम बोलते हैं बॉटम्स अप पोर्टफोलियो वो बना सकते हो। और अगर हम उसको उस तरीके से देखें तो आई थिंक जो हमारा प्रोसेस है कंपनीज को सेलेक्ट करने का, बिजनेसेस का, प्लस रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैंने अभी बोला कि किस में कितना लेना है, क्या लेना है, उसका आइट्रेशन, तो उसकी वजह से हमारे सारे ही फंड को फ़ायदा हुआ है। स्मॉल कैप अभी जो है वो लगभग 8 साल पुराना फंड हो गया है और सिंस इंसेप्शन जो है, मतलब जब से ये लॉन्च हुआ है तब से एक टॉप परफॉर्मिंग फंड है। और खाली रिटर्न की दृष्टि से ही नहीं, अगर आप उसको रिस्क वेटेड एसेस उसकी वजह से भी देखो तो वो काफ़ी पॉजिटिव एट्रीब्यूशन आता है उसका। तो आई थिंक दोनों फंड्स की या और भी फंड्स की जो मैं सक्सेस एट्रीब्यूट करूँगा वो हमारा जो चीज़ों को देखने का तरीका है, जो हमारा प्रोसेस है, प्लस रिस्क मैनेजमेंट, एलोकेशन मैनेजमेंट, आई थिंक उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन, आप हमारे यहाँ म्यूचुअल फंड निवेशकों को क्या सलाह देंगे? देखिए हमारा जो सारे हमारे निवेशक हैं वो अब धीरे धीरे खुद ही काफ़ी समझदार होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे मार्केट साइकिल्स देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो आई थिंक उससे काफ़ी समझ बढ़ी है। और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कभी कभी हम लोग जो हैं वो नियर टर्म रिटर्न्स को देख के काफ़ी इम्प्रेस होते हैं या परेशान होते हैं। तो वो आई थिंक थोड़ा सा हमको उससे आगे चढ़ना चाहिए। जैसे अभी लोग काफ़ी ये बहस कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से पैसा नहीं बना, राइट? लेकिन अगर पिछले आप 5 साल में बना है, 7 साल में बना है, पिछले 3 साल में भी बना है, तो बाजार क्या है कि बाजार में कभी भी एफडी की तरह लीनियरिटी नहीं होती है। बाजार कभी कभी चीज़ों को पहले डिस्काउंट कर लेता है और कभी कभी चीज़ों को बाद में डिस्काउंट करता है। तो अगर आप इस हिसाब से देखो तो जो आपका 2023 में या 24 में रिटर्न आया, राइट, वो कहीं ना कहीं आपका 2025 और 26 का भी रिटर्न था। आप अगर उस हिसाब से अर्ली डिस्काउंट किया उसने। अर्ली डिस्काउंट किया, ठीक है, वो डिपेंड करता है उस टाइम पे मूड, माहौल। अब उस हिसाब से देखो तो फिर आगे ठीक होना चाहिए। या फिर अगर दूसरे एंगल से देखो तो अगर आपका 2 साल खराब था तो तीसरा चौथा साल शायद बेटर होना चाहिए। तो अगर आप उसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म उसमें देखेंगे तो वो एक पॉजिटिव, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए बाजार कभी भी कुछ भी अपने आप से पैदा नहीं कर रहा है। बाजार रिफ्लेक्शन है जो इकोनॉमी में हो रहा है। अगर आपकी इकोनॉमी सही कर रही है, उसमें ग्रोथ रेट ठीक है, पॉलिसी सब कुछ ठीक है, तो आगे पीछे वो भाव में रिफ्लेक्ट होता है। और उसी वजह से अगर आप देखो तो जो हमारे पिछले जो हम लॉन्ग टर्म पीरियड्स की बात करते हैं कि हमारी जो रिटर्न प्रोफाइल है इंडेक्स लेवल पे वो 14-15% है, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट भी 12-13% है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं उसको मैच करता है, राइट? अब उसमें अगर आपका इंडेक्स मान लीजिए 14% कर रहा है, तो अगर आपका फंड मैनेजर ने अच्छा काम किया है तो वो 14 को 20 बना देगा, अगर अच्छा काम नहीं किया है तो वो 14 को 10 करेगा, राइट? तो उसकी वजह से आपका जो थोड़ा सा सिलेक्शन होता है। बट मेन मुद्दा ये है कि आपको एकदम शॉर्ट टर्म का डेफिनेशन 2-3 साल है, मतलब एक्चुअली इस पैरामीटर ये एक क्वार्टर और 2 क्वार्टर नहीं है। बिकॉज टिपिकली जब भी आप एडवाइस करते हो आप 5 से 10 साल की बात करते हो। तो आई थिंक अगर आप 3 साल रोलिंग बेसिस पे या 5 साल रोलिंग बेसिस पे देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये हम एक रीज़नेबल है। और कभी कभी जो हम बोलते हैं रीसेंसी बायस की कल खराब हुआ तो आज भी खराब होगा, या कल अच्छा हुआ तो आज भी अच्छा होगा। आई थिंक निवेशकों को उससे थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए और आपका जो असेट एलोकेशन है वो मेंटेन करके चलना चाहिए। आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें देने के लिए। और
फिर मिलेंगे कभी। बिल्कुल धन्यवाद, थैंक यू।